नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर चुके हैं। अब बात करते हैं, स्क्रूटनी फॉर्म तो फिलअप कर दिया है आपने, लेकिन अब ऑफलाइन डीवी कैसे होगा, ऑफलाइन डीवी की क्या प्रोसेस रहेगी, ऑफलाइन डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको प्रेजेंट करने हैं और उसके अलावा क्या प्रक्रिया रहेगी ऑफलाइन डीवी की। तो दोस्तों, उस पर अपन चर्चा करेंगे ताकि आपको ऑफलाइन डीवी के समय कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरी बात ये करेंगे, जो कैंडिडेट्स जो साथी ऑफलाइन जो ऑनलाइन आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना था और वो फिलअप नहीं कर पाए साइट बिजी होने के कारण या किसी और कारण के कारण, तो उन सभी साथियों को ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना है। और ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिलअप करना है इसी सेशन में अपन आगे बात करेंगे और उनका डीवी कैसे होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। सारे बिंदुओं पर इसमें वन बाय वन अपन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे ऑफलाइन डीवी की प्रक्रिया के अंदर जो सामान्य कैंडिडेट्स है जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया है, तो उन कैंडिडेट्स से रिलेटेड अपन ये बात करेंगे कि भाई ऑफलाइन डीवी की क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई आपका जो ऑफलाइन डीवी है वो होगा 21 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 21 अप्रैल से स्टार्ट होकर 15 मई के बीच होगा। 15 मई को आपका लास्ट इसमें बैच है। उसके फिर क्या है, फिर 16 अप्रैल को किनका होगा, 16 मई को किनका होगा, 16 मई को उन कैंडिडेट्स का डीवी होगा जो इनमें से किसी कारणवश एब्सेंट रहते हैं डीवी के अंदर, या स्वास्थ्य खराब होने के कारण या तबीयत वगैरह कुछ भी कोई रीजन हो गया हो तो उस कारण वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो उनको कारण तो बताना ही होगा और फिर उनका डीवी 16 मई को होगा। इसके बाद उनको कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ये अंतिम मौका होगा डीवी करवाने के लिए। तो ये तो रही बात डीवी करवाने की डेट की। अब अगर आपको दोस्तों, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, जो भी है आप कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रखें और आपको जो स्लॉट अलॉट किया गया है उसी पर डीवी करवाने का प्रयास करें, उसी डेट को आप प्रस्तुत होवें, अन्यथा प्रोविजनल लिस्ट में आने की संभावनाएं बन जाती है और फिर उसमें समस्या का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, बात करते हैं ऑफलाइन डीवी की प्रोसेस में। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये करना है, जो आपका ऑनलाइन आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया है उसका निकाले आप प्रिंट आउट। तो उसके साथ में आपने देखा होगा अटेस्टेशन फॉर्म भी है लास्ट के अंदर 2 पेज का। तो अटेस्टेशन फॉर्म में यहाँ जगह खाली है और यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ पर तो आपके सेल्फ सिग्नेचर करने हैं और यहाँ पर गेजिटेड ऑफिसर से आपको फिर से अटेस्टेड कराना है। जो ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन फॉर्म था वो तो आपने गेजिटेड से अटेस्टेड करवाया ही था, लेकिन जो ये ऑनलाइन से प्रिंट आउट निकाला है उसको भी गेजिटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड करवाना है। तो ये चीज़ हो गई। अब सबसे पहले आपने स्क्रूटनी फॉर्म आपने प्रिंट आउट निकाल लिया और उसको रेडी रख लिया। इसके बाद ऑल डॉक्यूमेंट्स आपके जितने भी है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपीज जो भी है, तो फोटोकॉपीज के कितने सेट बनाने हैं दोस्तों आपको, फोटोकॉपीज के आपको जो बोर्ड ने जो पशुपालन डिपार्टमेंट ने है उसने तो एक ही सेट मांगा है, आपको फोटोकॉपीज का एक सेट मांगा है और एक सेट आप बना लेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला। तो इस प्रकार से आपको टोटल 2 सेट ही बनाने हैं। एक तो ये तो हो गए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कि भाई ये तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए और ये हो गई फोटोकॉपी। तो ऑल फोटोकॉपीज एक सेट बनाए आप और ये एक सेट बना ले आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। लेकिन मेरी राय के हिसाब से आपको एक तीसरा सेट भी बनाना चाहिए, वो भी फोटोकॉपी वाला। इस प्रकार से टोटल 2 तो फोटोकॉपी वाले सेट बनाए आप, ये भी फोटोकॉपी वाला सेट हो जाएगा। तो मेरी राय के हिसाब से एक फोटोकॉपी वाला सेट तो आप जो बोर्ड में जमा कराएंगे, अधीनस्थ जो आपका पशुपालन डिपार्टमेंट है डीवी के टाइम आप वहाँ पर आप जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक फोटोकॉपी सेट और बनाए ताकि उसमें मान लो कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें प्रिंट आउट क्लियर नहीं आया या कोई कारण से कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया है, या फिर जैसे आप ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग के टाइम पर आपको इन फोटोकॉपीज की जरूरत पड़ सकती है, तो एक सेट आप एक्स्ट्रा निकाल कर रख सकते हैं अपने पास अपनी फाइल के अंदर। जो आपकी फाइल होगी डॉक्यूमेंट्स वाली, उसके अंदर आप इसको एक्स्ट्रा निकाल के रख लें ताकि आपके इन फ्यूचर के अंदर ये काम आ सकते हैं। और रही बात डिपार्टमेंट में, वहाँ पर आप पशुपालन के अंदर जो ऑफलाइन डीवी कराएंगे तो आपको एक तो फोटोकॉपी वाला सेट बनाना है और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला। अब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आपकी जो मार्कशीट्स हो गई, मूल निवास हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गए, तीनों एफिडेविट्स हो गए सारे, तो ये सारे प्रमाण पत्र इसके अंदर हो जाएंगे। इसके अलावा फोटोकॉपीज, इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज आप यहाँ कर लेंगे और इसके अलावा इनको सेल्फ अटेस्टेड करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, सेल्फ अटेस्टेड की बात करें तो ये आपका A4 साइज पेपर है। इसके अंदर जैसे
आपके मार्कशीट यहाँ पर ये जो भी डॉक्यूमेंट्स है इसमें लिखा होगा, लेकिन जो नीचे का पेपर है लगभग खाली रहता है। तो आप इसके अंदर इस कॉर्नर पे लिख लें या फिर इस कॉर्नर में जहाँ भी आपको जगह मिले नीचे के उस पेपर में, वहाँ पर आप आपके सेल्फ सिग्नेचर और नेम के अलावा रैंक, तो इस प्रकार से आपको सिग्नेचर, नेम और रैंक जो भी है, और सॉरी फ्रेंड्स, रोल नंबर आपको लिखने हैं, रैंक आप कोष्टक में लिख सकते हैं। आप सिग्नेचर करेंगे, नेम आपका लिख देंगे और रोल नंबर लिखने हैं आपको। रोल नंबर और कोष्टक में आप चाहें तो रैंक लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इस प्रकार से आपको अटेस्टेड करना है सभी डॉक्यूमेंट्स को। अब ये तो बात हो गई आपको फाइल कैसे कितने सेट बनाने हैं। टोटल सेट बनाने हैं आपको 2 फोटोकॉपी के सेट और 1 ओरिजिनल सेट। इस प्रकार से 3 सेट आप कंप्लीट बना लेंगे, 2 तो फोटोकॉपी वाले और 1 ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का। तो अब इस प्रकार से, और फिर आपको ये ओरिजिनल वाला बिल्कुल अलग ही रखना है, फोटोकॉपी वाले दोनों अलग रखने हैं। तो जो ओरिजिनल वाला होगा तो उसमें से जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिएगा उस टाइम, जिस टाइम ऑफलाइन डीवी टीम आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगती जाएगी फोटोकॉपीज के साथ, तो आप उस टाइम ओरिजिनल आप उनको देते जाएं और उनको सेट कर लेवें। तो ये हो गई बात। अब चलते हैं, आप जो एनिमल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है उसको एक बार रीड करते हैं। आपको मैं बताता हूँ इसके अंदर ध्यान देने वाली क्या मेन पॉइंट वाली बातें हैं, उन पर आप फोकस करें। तो फोकस करने वाली बात आप यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब कई कैंडिडेट्स ऐसे थे कि भाई जिन्होंने ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर दिया और जो फीस की रसीद का प्रिंट आउट निकाला तो उसके अंदर नल लिखा हुआ आ रहा है अभी भी। तो दोस्तों आप क्या करें, अभी इसको 4-5 दिन बाद या 5-6 दिन बाद इसका प्रिंट आउट निकालें, तब तक ये अपडेट हो जाएगा। और अपडेट होने के बाद फिर आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो फिर उसमें अपडेट होने के बाद सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। तो फिर उसका प्रिंट आउट आप साथ में लेकर जाएं, अन्यथा थोड़ी इसमें नल लिखे हुए वाले में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप इसको अभी 2-4 दिन बाद प्रिंट आउट निकालें तो इसमें अपडेट हो जाएगा ये स्टेटस। तो इसको सेल्फ अटेस्टेड इसके साथ करना है, जो फीस की रसीद है वो साथ में लेनी है, समस्त डॉक्यूमेंट्स को स्वप्रमाणित प्रति, सेल्फ अटेस्टेड प्रति सभी डॉक्यूमेंट्स की, और डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया हुआ जो ऑनलाइन वाला है वो हो गया। अब इनको किस क्रम में सेट करना है अभी बात करेंगे, चेकलिस्ट पे चलेंगे अभी, तब बात करेंगे। अब इसके अलावा आपको ई आधार डाउनलोड करना है और क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए उसमें, जो आप इमितर से प्रिंट आउट निकालेंगे ई आधार वाला A4 साइज के अंदर जिसका प्रिंट निकलता है वो आपको लेकर जाना है, क्योंकि उसमें क्यूआर कोड अंकित होता है और कोई दिक्कत नहीं होती है। चाहे आपके पास पासपोर्ट साइज वाला हो कोई दिक्कत नहीं है, जो आप पॉकेट के अंदर रखते हैं एनी टाइम डॉक्यूमेंट्स के साथ रखते हैं वो चल जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए। मेन शर्त यह है कि भाई क्यूआर कोड अंकित होना चाहिए, वहीं आपका वैलिड होगा। अब बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट पे। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों, जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म है उसके साथ प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रति परिशिष्ट में निर्धारित क्रम के अनुसार संलग्न करनी है। जो आपकी चेकलिस्ट है उसमें क्रमानुसार जो दिया हुआ है उसी क्रम के अकॉर्डिंग सेट करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को। और 6 नंबर पॉइंट के अंदर क्या बोला गया है, जो विद्यार्थी ऑनलाइन के अंदर किसी कारणवश स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए वो ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर जो सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से भरा जाएगा, उस पर लिखा जाएगा सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, उनके नाम से उसको भरना है और उसके साथ अपने स्क्रूटनी फॉर्म के साथ रखना है। स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो अभी अपन वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो दोस्तों अब ये तो बातें होगी ध्यान रखने वाली, और अब बात करते हैं चेकलिस्ट पर। ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हो। अब चेकलिस्ट पे बात करेंगे तो चेकलिस्ट है आपकी लास्ट के अंदर। तो चेकलिस्ट पे चलते हैं, ये चेकलिस्ट आपकी यहाँ पर दी हुई है। तो चेकलिस्ट की बात करें तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले आपको क्या फिलअप करना है, आपका नाम फिलअप करना है, फिर ये फिलअप करनी है जन्म तिथि, लिंक के अंदर मेल या फीमेल पे आपको M या F जो भी है उस पर करना है, ईमेल आपको फिलअप करनी है, फिर आपको रोल नंबर फिलअप करना है, कोष्टक के अंदर चाहे तो आप रैंक फिलअप कर सकते हैं, यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करना है, यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपकी लेटेस्ट फ़ोटो है वो चिपका सकते हैं, चाहे तो आवेदन वाली चिपका सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जो भी फ़ोटो हो आप चिपका सकते हैं। अब ये चेकलिस्ट कहाँ लगेगी, ये चेकलिस्ट कहाँ लगेगी, सबसे ऊपर ही ऊपर जो आप सेट बनाओगे फोटोकॉपी वाला, जो फोटोकॉपी वाला सेट होगा उसके ऊपर सबसे ऊपर ये चेकलिस्ट होगी। चेकलिस्ट के बाद फिर होगा आपका स्क्रूटनी फॉर्म। स्क्रूटनी फॉर्म के साथ कि आपका ऑनलाइन वाला जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी इसके साथ में अटैच रहेगा ही। फिर आपकी फ़ीस की रसीद आप लगा दोगे।
फिर इसके बाद क्या लगाओगे, 2 नंबर पे है आपको 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। इस प्रकार से आप टोटल शैक्षणिक आपके जो मार्कशीट्स हैं वो लगा लोगे। फिर आप मूल निवास या मूल निवास से संबंधित कोई एफिडेविट वगैरह है वो लगा लोगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है, एफिडेविट या 1 या 2 आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी टोटल है वो यहाँ पर ही आप अटैच कर देंगे। फिर इससे नेक्स्ट क्रम के अंदर ये आप लगाएंगे ये प्रमाण पत्र, परित्यक्ता का हो, खेल संबंधी हो, जो भी हो। और फिर यहाँ पर बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट पर, चरित्र प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर 2 चरित्र प्रमाण पत्र की बात लिखी हुई है, तीसरा आपका शैक्षणिक संस्था का प्रमाण पत्र भी साथ में ही आ जाएगा। चरित्र प्रमाण पत्र शैक्षणिक संस्था वाला वो भी यहाँ पर आप अटैच कर देंगे। तो इसी क्रम के अंदर आप ऑल डॉक्यूमेंट्स को सेट करना है, सारे प्रमाण पत्रों को सेट करना है। फोटोकॉपी वाले अलग सेट करना है, ओरिजिनल वाले अलग सेट करना है। हालांकि आपके जो ऑफलाइन डीवी होगा तब जितने भी आपके एफिडेविट्स आपने बनाए हैं वो, और उसके अलावा जो चरित्र प्रमाण पत्र है दोनों, जो राजपत्रित अधिकारियों वाले वो ओरिजिनल होंगे, और जो शैक्षणिक संस्था वाला होगा उसकी फोटोकॉपी वहाँ पर जमा होगी। तो आप फोटोकॉपी वाला अलग रखेंगे, जो ओरिजिनल आपसे मांगे वो ओरिजिनल आप डीवी टीम को देते जाए, अपने आप वहाँ पर सबमिट वो कर लेते हैं उस टाइम। अब इन कॉलम्स में क्या फिलअप करना है, यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, यस, जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यस यस, और जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसमें नो लिखना है। तो इस प्रकार से आप इसको फिलअप कर देंगे। जारी करने की तिथि, जो डॉक्यूमेंट्स है ये इनको जारी करने की तिथि, इसमें क्या आएगा, जिस दिन आपने स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया है वो तारीख यहाँ पर आ जाएगी। और फिर पृष्ठ संख्या क्या आएगी, पृष्ठ संख्या जैसे स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर 10 पेज है तो 1 से लेकर 10 पेज आ जाएंगे। और जैसे इसमें टोटल मार्कशीट आ गई, आपकी सभी मार्कशीट मिला के मान लो 10 पेज हो रहे हैं टोटल मार्कशीट्स के, तो इसमें भी आप 1 से लेकर 10 पेज लिख देंगे। अब मूल निवास के अंदर जैसे 2 पेज है तो 1 से लेकर 2 लिख देंगे, और 1 ही पेज है तो आप 1 लिख देंगे, ओनली सिंगल 1। और कास्ट सर्टिफिकेट में भी अगर 1 पेज है तो 1 लिख देंगे, और 3 पेज है तो 1 से लेकर 3। और जो टोटल आपका ये पेज है तो इसके आगे पीछे कुछ भी लिखा हुआ वो आपको टोटल 1 पेज काउंट होगा। और फिर नेक्स्ट पेज है तो ये पहला पेज होगा, ये दूसरा पृष्ठ होगा, तो 2 पृष्ठ है तो 1 से लेकर 2 इसमें आप फिलअप कर देंगे। तो इस प्रकार इसमें पृष्ठों की संख्या लिख देंगे, और जारी करने की दिनांक, जैसे मूल निवास कब जारी किया गया तो वो दिनांक लिख देंगे, कोई मार्कशीट है कब जारी की गई उसकी दिनांक लिख देंगे। और इसके अंदर विवरण आपको ओनली 10th वाला विवरण लिखना है, बाकी ऑल इसके लिए जगह नहीं है, तो बाकी ऑल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके मार्कशीट है उसका विवरण आप रहने दें, खाली छोड़ दें, क्योंकि ओनली 10th का विवरण आप यहाँ पर दे सकते हैं। इस प्रकार से आप सारे डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर देख सकते हैं, और आपको सारा विवरण यहाँ पर देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसी क्रमानुसार जमाने हैं। विकल्प पत्र आपके लिए लागू नहीं था, ये टीएसपी और नॉन टीएसपी वालों के लिए लागू था कि भी उनमें से एक ऑप्शन उनको चूज करना था। और जो जिन लोगों के लिए लागू था वो आप इसमें यस और नो जो भी आप इसमें लिख देना, अगर आपके लागू नहीं था नो लिख देना, लागू था तो यस लिख देना। और जारी करने की दिनांक, एफिडेविट आपने जिस दिनांक को बनाया उस दिनांक को आप मेंशन कर दे कि भी इस दिनांक का एफिडेविट है। और स्वयं का फोटो पहचान पत्र, जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है तो उसके अंदर आपका आधार कार्ड हो ही जाएगा, उसकी सब प्रमाणित, उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, जो प्रिंट आउट निकाल कर आप लेके जाएंगे इमितर से आधार कार्ड वाला, वो आपका वैलिड है। तो ये आप डॉक्यूमेंट्स हो गए। और ऑफलाइन डीवी के अंदर इस प्रकार से आपको ये सारा चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ये सारा सेट जमाना है। अब आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने बात कर ली कि भाई आपको टोटल वहाँ पर एक ही सेट मांगा गया है डीवी टीम की तरफ से, तो और ये एक ओरिजिनल वाला हो गया। और तीसरा जो फोटोकॉपी वाला सेट है वो आप अपनी सुविधा अनुसार चाहे तो करवा सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि नहीं मेरे को करवाना चाहिए, मेरे पास पड़ा रहेगा, तब आप तो आप करवा सकते हैं, अन्यथा ये 2 सेट्स आपके कंपलसरी है। ये तो हो गया फोटोकॉपी वाला, ये तो फोटोकॉपी वाला, और ये ओरिजिनल। तो इस प्रकार ये टोटल 3 सेट हो गए, जिसमें 2 फोटोकॉपीज और 1 ओरिजिनल। अब ये मेरे हिसाब से सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे डीवी के अंदर आपको ऑफलाइन डीवी प्रक्रिया के अंदर क्या रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला, सारे बिंदु क्लियर किए हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने ऑफलाइन डीवी जैसे ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करने की कोशिश की थी, लेकिन ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। और अब उन्हें क्या करना है, अब उन्हें ये करना है कि भाई ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करना है। ऑफलाइन स्क्रूटनी फॉर्म आपको RSSB बोर्ड की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा।
तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, या फिर RSSB बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करें और फिर उसको पूरा ध्यान से भरें। और जो आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर है वो परचेज करना है, उसी के अंदर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये फिलअप करना है और जो भी जानकारी मांगी गई है वो फिलअप करनी है। अब इसके साथ में दोस्तों आपका एक क्वेश्चन होगा, सर स्क्रूटनी के फॉर्म के साथ में एक अटेस्टेशन फॉर्म और है। तो अटेस्टेशन फॉर्म तो आप ऑलरेडी जैसे स्कैन करने के हिसाब से आपने पहले फिलअप किया होगा, वो अलग है। अब आप स्क्रूटनी के फॉर्म में अलग से अटेस्टेशन इसको तो फिलअप करना ही है। इस प्रकार से आपके साथ में आपके पास में भी 2 अटेस्टेशन फॉर्म हो जाएंगे और दोनों को गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर करवाने हैं। तो गेजेटेड ऑफिसर आपका दोस्तों सेम भी हो सकता है, चाहे तो अलग भी करवा सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। आपने अगर पहले भी जिस गेजेटेड ऑफिसर से कराए दूसरे में भी उसी से कराए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। और ऐसा ये भी कंपलसरी नहीं है कि भाई आप अलग अलग से ही करवाएं, जैसी सुविधा हो सेम से भी करवा सकते हैं और अलग अलग से भी करा सकते हैं। ऐसा कोई उसमें कोई ज़्यादा बाधा वाली बात है नहीं, जैसा चाहे आप सुविधा अनुसार करवा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है उसको कैसे फिलअप करना है। तो इसको फिलअप करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, आवेदक पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर चिपकाना है। तो पोस्टल ऑर्डर आप चिपकाने के हिसाब से आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेपल कर सकते हैं, यहाँ पर लगा के उसको अटैच कर लेना और स्टेपल कर लेना यहाँ से। तो ये इसके ऊपर एक प्रकार से अटैच हो जाएगा आपका पोस्टल ऑर्डर, और उस पर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड लिख लेना, और कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं, जो नॉर्मल जानकारी है वो फिलअप करनी है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर रोल नंबर फिलअप करने हैं, आवेदन जो ऑनलाइन आवेदन पत्र था आपका, एप्लीकेशन फॉर्म था, उसका नंबर क्या था वो भरना है, मेरिट आपकी जो भी है मेरिट क्रमांक वो भरना है, पोस्टल ऑर्डर की संख्या क्या है, जो पोस्टल ऑर्डर आपने परचेज किया उसमें संख्या लिखी हुई थी वो संख्या आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे, विज्ञापन संख्या विज्ञापन में दी हुई है वो फिलअप कर देना, पद कोड इसके अंदर आपका कुछ भी नहीं है तो NA लिख देना, पद का नाम आप पशु परिचय लिख देना, विभाग का नाम पशुपालन विभाग लिख लेना, आरक्षण वर्ग के अंदर क्या लिखेंगे, सामान्य EWS या जो भी आपके लिए लागू है, जैसे मान लो आप EWS है तो इस पर टिक कर देंगे, बाकी क्रॉस कर देंगे, इस प्रकार से आप क्रॉस कर देंगे। और मूल निवास स्थान और जन्म स्थान, जो मूल निवास और जन्म स्थान है वो भी फिलअप करेंगे, राज्य राजस्थान लिख देंगे, जिला जैसे जयपुर है या अजमेर है जो भी फिलअप कर दें, तहसील आप फिलअप कर देंगे, और अन्य टिप्पणी में कुछ भी, अन्य टिप्पणी में आप आपका गांव का नाम या मोहल्ला या गली नंबर जो भी है एड्रेस वो फिलअप कर देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं, महिला या विशेष योग्यजन निर्देशिकानुसार कोड भी अंकित करें। अतिरिक्त श्रेणी की बात की जा रही है, तो अतिरिक्त श्रेणी अगर आपकी कोई लागू है तो आप इसके अंदर लागू करें, हाँ लिखे, अन्यथा ये क्रॉस इसमें ऐसे लिखना है। तो अगर आपके अविवाहित या विवाहित के अंदर आप दोनों में से महिला है, महिलाओं के लिए पूछ रहे हैं ये, अविवाहित हो या विवाहित हो या विधवा हो, तो जो भी कैटेगरी है अगर आप उस आपके लिए लागू है तो उसमें यस करें, अन्यथा आप क्रॉस फिलअप कर दें। राज्य सेवा कर्मचारी ये आपके लिए लागू है नहीं, अगर आप गवर्नमेंट कर्मचारी है, राज्य सेवा के कर्मचारी है तो यस करें, टिक करें, अन्यथा क्रॉस कर दें। आवेदक का पूरा नाम आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप कैपिटल लेटर्स के अंदर यहाँ पर फुल नेम आपका हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पर अंग्रेजी के अंदर लिखेंगे। तो ये हिंदी में नाम हो गया और ये इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में आप अपना नाम लिखें। पिता का नाम यहाँ पर लिखें, माता का नाम यहाँ पर लिखें, आवेदक की जन्म डेट लिखें, निर्धारित तिथि को आयु, जो विज्ञप्ति में डेट दे रखी है उस तिथि के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर आयु लिखनी है। नागरिकता इंडियन हो जाएगी, धर्म हो जाएगा हिंदू, वैवाहिक स्थिति के अंदर विवाहित, तो जो भी आपके लागू है ये, बाकी को आप टिक कर दें, ऐसे कर दें इस प्रकार से। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, विवाह का विवरण। अब विवाह जैसे आपकी अगर शादी हो रखी है जिसमें आपने विवरण दिया तो पति या पत्नी का नाम, विवाह की डेट, विवाह का स्थान, और जो मैरिज सर्टिफिकेट के अंदर नंबर है दिए हुए हैं, पंजीयन नंबर दिए हुए हैं वो आप फिलअप कर देंगे, पंजीयन का स्थान, रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ मैरिज का वो वाला स्थान, और फिर पंजीयन अधिकारी को किसने आपका जो सर्टिफिकेट जारी किया उसमें कॉर्नर के अंदर जो राइट का निशान आता है वेरीफाई का, वहाँ पर अधिकारी का नाम दिया होता है, वो आप यहाँ पर नाम लिखते हुए। संतान का विवरण यहाँ पर देना है, तो जो भी आपके जीवित पुत्र पुत्री है वो, फिर उनकी जन्म डेट, और उसके अलावा फिर ये आपको जो 1 या 2 कॉलम ये आपके 6 तक के हैं, लेकिन 1 या 2 तक का इसमें फिलअप करें जो भी है। और कुल संतानों की संख्या 1/6/2002 से पहले कितनी थी और 1/6/2002 के बाद कितनी थी। अगर आपके पास लागू, आपके ये लागू है तो सही है, नहीं लागू है तो आप इसको ऐसे इस प्रकार से
कट कर देवे। किस प्रकार से, यू एन ए लिख के यूँ कट कर दे अगर आपके लागू नहीं है तो, और अगर लागू है तो फिर आप इसके अंदर फिलअप कर देवे। यहाँ पर 0 है, अगर आपकी शादी हो गई है और शादी हो गई है तो फिर आप इसके अंदर इसमें 0 जो भी है इसमें या डैश लिख सकते हैं या एन ए लिख सकते हैं, जो भी आप चाहें वैसा लिख सकते हैं अगर आपके संतान नहीं है और शादी हो गई है तो। पत्र व्यवहार का पता, अब इसमें लिखेंगे आप पत्र व्यवहार का पता, स्थायी निवास का पूरा पता और शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता के अंदर क्या लिखेंगे, शैक्षणिक योग्यता के अंदर आप चलते हैं तो आप मैट्रिक, हाई सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल परीक्षा जो उत्तीर्ण की का नाम, प्राप्तांकों का प्रतिशत, ग्रेड और किस वर्ष में आपने करी। ऐच्छिक विषय आपके कौन से थे इसके अंदर, जैसे आपके 12th में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, जो भी है उसी इस प्रकार से आप इसमें। और 10th के अंदर ऑल सब्जेक्ट या सब्जेक्ट्स के नाम आप लिख देवें यहाँ पर शॉर्ट के अंदर, और रोल नंबर वगैरह लिख दें, कोर्स की अवधि कितनी थी, बोर्ड का नाम। तो सामान्य सी जानकारी है ये, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, जिस प्रकार से मांगी गई है वो उस प्रकार से आप जो आपके पास है वो आप फिलअप कर देवें। इंटर्नशिप वाला कॉलम आपके लिए, अगर आपने इंटर्नशिप कहीं से की है तो उसका विवरण देवे, कितने समय की है, कितने वर्ष की है, तो आप यहाँ पर देवें। और रजिस्ट्रेशन का विवरण, मेडिकल, पैरामेडिकल काउंसिल या राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के वजह से मेडिकल में इंटर्नशिप होती है, तो मेडिकल में इंटर्नशिप होती है तो आप यहाँ पर लिख देवें कितने वर्ष की, और फिर इसमें नाम लिख दे काउंसिल का, और फिर संस्था का नाम, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की दिनांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, जहाँ से आपने इंटर्नशिप करी उस संस्था का नाम यहाँ पर विवरण आप यहाँ पर देवें। अब नेक्स्ट कॉलम पे आप देखेंगे पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र। अनुभव प्रमाण का जो अनुभव अगर आपके पास है किसी पद का तो आप इसमें फिलअप करें, अन्यथा आप इसको यूं काट देवें, NA लिख देवें। और आगे बात करेंगे अतिरिक्त विस्तृत सूचना। अतिरिक्त विस्तृत सूचना के अंदर भी अगर आपके लिए लागू है अतिरिक्त विस्तृत सूचना, तो ये कार्य से रिलेटेड ही, अगर आपने और कहीं भी कार्य किया है तो उसका पूरा विवरण यहाँ पर लिखना है, अगर किसी दूसरी जगह पर कार्य किया है तो। नहीं लागू, आपके लागू नहीं है तो NA आप इस प्रकार से लिखकर इसको काट देवें। अब पॉइंट नंबर ये आ गया, आप देख सकते हैं ये 2, अगर आप विज्ञापन के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो इसमें लिखें, अन्यथा आप NA लिख देवें। और विशेष योग्यता या पुरस्कार या पदक या विजय चिन्ह प्राप्त किया हो तो इस पद के चयन में सहायक हो, कोई आपने विशेष योग्यता प्राप्त कर रखी हो या पदक प्राप्त कर रखा हो तो उसका विवरण देवे, अन्यथा आपके लागू नहीं है, NA लिख दे। यदि आपने कोई शोध कार्य किया हो, कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो तो इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण देवे, अन्यथा इसमें क्या लिख देवे, NA। इस प्रकार से आप इनको काट देवें और आपके लिए लागू नहीं है तो फिर इस प्रकार से आप इनको फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 5 नंबर पॉइंट की। 5 नंबर पॉइंट के अंदर क्या दिया गया, यदि आपको कभी आयोग या बोर्ड द्वारा दंडित या पदच्युत या ब्लैकलिस्ट किया गया हो तो परीक्षा का नाम, वर्ष है, विवरण लिखे, अन्यथा इसमें क्या लिखेंगे, N/A। अब आवेदक द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा। शपथ पूर्वक घोषणा के अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, इसमें स्थान लिख दे, दिनांक लिख दे और आपके सिग्नेचर यहाँ पर कर देवे। अब ये संलग्न प्रपत्र 2, संलग्न प्रपत्र 2 के अंदर आपको अंक पत्र, उपाधि वगैरह ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और फिर जारी करने की दिनांक और क्रमांक लिखना है, और संलग्न जैसे पेजों की संख्या है वो पेजों की संख्या आप यहाँ पर लिखना है। अगर जैसे 5 पेज है तो 1 से 5 पेज है, अगर एक ही पेज है तो 1 पेज लिखना है, जैसे सिंगल पेज है सिंगल पेज लिख दिया, अगर 4 पेज है 1 से लेकर 4, इस प्रकार से पेजों की संख्या या जारी करने की क्रमांक और दिनांक, इस प्रकार से आप इसी क्रम के अंदर इनको सेट कर देवें और फिलअप कर देवें। ये कार्यालय की टिप्पणी हेतु है, आपके लिए लागू नहीं है तो इसको आप कुछ नहीं करना है आपको। ये शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र 3 ये आपके लिए लागू नहीं है। अगर आप अपीयरिंग कोई आपने करी, जैसे शैक्षणिक अर्हता जैसे 10th है इसके अंदर, और 10th में आप अपीयरिंग थे और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया और अंतिम तिथि तक परीक्षा में सम्मिलित हो गए हैं, अंतिम तिथि तक परीक्षा में सम्मिलित हुए हो या हो रहे हो, तो ये आपके लिए लागू होगा, अन्यथा ये लागू नहीं है तो ये आपके लिए लागू नहीं है, तो आप इसको छोड़ देवे, खाली छोड़ देवे, आपके काम का इसमें है नहीं। अगर आप अपीयरिंग होते तो फिर आप इसको फिलअप करते और फिलअप करने के बाद संस्था प्रदान की यहाँ पर मोहर लगवाते, जैसे 10वीं कर रहे होते और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया था और फिर परीक्षा में पास हो गए तो फिर आपको ये प्रक्रिया करनी थी, अन्यथा ये आपके लिए लागू है नहीं। अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट। अब ये चेकलिस्ट जैसे अपन ने पशुपालन डिपार्टमेंट वाली अभी देखी तो इस प्रकार से ये चेकलिस्ट है।
तो ये इसकी अपनी अलग से चेक लिस्ट है, इसको आप फिलअप कर लें। इसमें आपको जो भी चीज़ें पूछी गई है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर यहाँ पर ओनली जवाब देना है। सर्वथा अनुरूप या जो भी है उस पर टिक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। कि भाई जैसे आपने विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप योग्यता आपके पास है या नहीं है। अगर योग्यता है तो आप यस करेंगे। अंतिम तिथि को शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली थी आपने, यस कर ली थी। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण नहीं था तो आवेदन की तिथि तक उस परीक्षा के अंतिम वर्ष के पाठ्य की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका था। तो ये बोल रहे कि मैं जो अंतिम दिनांक थी फॉर्म भरने की उस तक मैं योग्य नहीं था, लेकिन मैंने बाद में प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से इसमें टिक करना है जो भी चीज़ आपके लिए लागू हो रही है उस हिसाब से। तो ये कोई ज़्यादा इसमें हार्ड चीज़ है नहीं, आप फिलअप कर सकते हैं, इजी गोइंग चीज़ें हैं। आयु के अंदर आपको छूट चाहिए तो आयु के लिए अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है ये यहाँ पर आयु लिख देंगे। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि को कितनी हो रही है, न्यूनतम कितनी और अधिकतम कितनी मांगी गई है वो लिख देंगे आप। और अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है, जो आपकी श्रेणी है वो आप इसमें लिख देंगे। और आयु में अगर छूट चाहिए तो छूट के आपके लिए लागू करें, टिक करें, नहीं तो आपके लिए लागू है नहीं। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए और पुरुष की अनुसूचित जाति जनजाति व अन्यों के लिए तो अधिकतम आयु में दे छूट कितनी है वर्षों में, तो आपको अगर चाहिए तो देनी है, अन्यथा इसमें आपके लिए छूट लागू नहीं है तो फिर इसमें कुछ भी नहीं करना है और ये खाली छोड़ना है। आपके लिए कोई ये लागू नहीं है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं आवेदक के हस्ताक्षर की जगह। और ये परीक्षा टिप्पणी आवेदक पत्र की अंतिम तिथि और कार्यालय के उपयोग हेतु है, ये आपके लिए लागू नहीं है। ये वाली चीज़ कार्यालय के उपयोग हेतु है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। और नेक्स्ट अटेस्टेशन फॉर्म आपने ऑलरेडी फिलअप कर दिया होगा, फिर भी एक शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर आपको कलर्ड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकानी है, नेम फिलअप करना है, फिर सरनेम, जैसे नेम आपका है और सरनेम के अंदर आपको क्या लिखना है, जैसे आपकी कास्ट, जैसे आप चौधरी है या यादव है तो यादव आप इसके सरनेम में लिख देंगे और फर्स्ट नेम आप यहाँ पर लिख देंगे। जो आपका लास्ट नेम है वो यहाँ पर लिख देंगे, अन्यथा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। चाहे तो आप एक ऊपर पहले वाले कॉलम में भी पूरा नाम लिख सकते हैं, सरनेम वाले को खाली छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं है। रोल नंबर लिख देवे, मेरिट नंबर लिख देवे। यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है और यहाँ पर होम एड्रेस लिखना है, दोनों सेम है तो यहाँ पर आप परमानेंट एड्रेस लिख दे और यहाँ पर लिख देवे सेम एज। और पर्टिकुलर प्लेस वेयर यू हैव रिसाइड्स मोर देन 1 ईयर। अगर आप कहीं पर भी 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, मतलब 5 साल से ज़्यादा, 1 साल 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रेसिडिंग 5 ईयर्स, क्या भाई अगर आप 5 साल से ज़्यादा किसी स्थान पर रहे हैं और कहीं पर काम किया आपने तो इसका विवरण आपको यहाँ पर देना है कि भाई मैं 5 सालों तक यहाँ पर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने काम किया है। फादर्स डिटेल फादर का नेम और क्या एड्रेस है उनका, परमानेंट होम एड्रेस, और प्रोफेशन क्या है, एग्रीकल्चर है, शॉपकीपर है, जो भी है आपकी गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी प्रोफेशन है वो फिलअप करना है। इन सर्विस गिव डेजिग्नेशन एंड ऑफिशियल एड्रेस, अगर सर्विस में है प्रोफेशन में जैसे गवर्नमेंट जॉब में है तो उनकी डेजिग्नेशन बतानी है और ऑफिशियल उनका कौन सा ऑफिस है वो एड्रेस बताना है। नेशनैलिटी ऑफ में इंडियन पे टिक कर देंगे, मदर पे भी टिक इंडियन कर देंगे, इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट, कि भाई आपका जो हस्बैंड है या वाइफ है उनका स्थान कहाँ का है तो स्थान के अंदर आप लिख देंगे जयपुर, जो भी राजस्थान जहाँ भी है वो प्लेस ऑफ बर्थ लिख देंगे। और डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर आप फिलअप कर ही देंगे और आपकी एज इसके अंदर बतानी है। प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग आपकी एज कितनी हो रही है आज की तारीख में। एज एट मैट्रिकुलेशन, 10वीं के टाइम पर आपकी कितनी एज थी। प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट स्टेट इन विच इज सिचुएटेड, और डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, क्या भाई आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो और आपका कौन से स्थान पर जन्म हुआ, कौन से ज़िले में जन्म हुआ, ये नॉर्मल सामान्य सी जानकारी आपको फिलअप करनी है। और आपके राज्य का धर्म क्या है ये आपको फिलअप करना है। आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट, या आप SC या ST से बिलोंग करते हैं तो यस या नो के अंदर इसके अंदर मेंशन करना है 9 नंबर पॉइंट में। अब 10वां नंबर पॉइंट क्या है, 10वां नंबर पॉइंट ये है कि भाई आपने 10th कहाँ से करी, स्कूलिंग कहाँ से करी आपने, जैसे आपने 9th 10th कहाँ करी, 11th 12th कहाँ से करी, उसके अलावा ग्रेजुएशन कहाँ से करी, तो ये टोटल आपको एड्रेस
फिलअप करने हैं उन स्कूल्स के, कॉलेजेस के, और कब एंट्री करी, कब स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया था और कब आपने वह स्कूल छोड़ी, और कौन सी एग्ज़ाम उस स्कूल से पास करी है। तो ये विवरण आपको पूरा कंप्लीट इसमें फिलअप करना है। अब 11 नंबर पॉइंट को आप देखेंगे, इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिवन डिटेल डेजिग्नेशन ऑफ वर्क पोस्ट। अगर आपने कहीं भी कोई काम किया है एम्प्लॉय के रूप में तो इसका डेजिग्नेशन देना है, वर्क कब से कब तक किया है और फुल एड्रेस इंस्टीट्यूट का ये आपको देना है। और हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, अगर कोर्ट के द्वारा आप कन्विक्टेड किए गए हैं तो इसमें यस और नो में आपको इसके अंदर आंसर देना है। और ये आपका 13 नंबर पॉइंट है, इसके अंदर क्या लिखना है, 2 आपके ऐसे गवाहों के नाम लिखने हैं जिनमें अगर पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो फिर पुलिस वाले उनसे आपके बारे में कुछ पूछ सकते हैं और उसके आधार पर पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस का चरित्र प्रमाण पत्र है जो वो जारी किया जाता है। यहाँ पर आपको सेल्फ सिग्नेचर कर रहे हैं, डेट और प्लेस लिखना है और गेजेटेड ऑफिसर से इसको फिलअप करना है और फिर यहाँ पर गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड कराना है इसको। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया। और स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिलअप करना है, इस प्रकार से आपको इस स्क्रूटनी फॉर्म को फिलअप करके 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाकर और सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने आपको बताया उसी क्रम में सेट करके और सबसे ऊपर स्क्रूटनी फॉर्म को लगाकर ऑफलाइन डीवी के अंदर जिस तारीख को आपका स्लॉट अलॉट किया गया है उस तारीख को आप डीवी के लिए प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो है, ये सेशन है, ये आपके लिए जो आपका डीवी होगा उसके अंदर लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।